हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज के वीडियो के अंदर हम लोग कुछ डिडक्शन के सेक्शंस रिवाइज करेंगे एंड इसी चैप्टर के अंदर बहुत सारे आपके पार्ट्स आएंगे। ऑब्वियसली बात है कि मैं एक वीडियो के अंदर सब कुछ नहीं पढ़ा पाऊँगी क्योंकि दिस चैप्टर इज़ लिटिल लॉन्ग। और 80C से लेके 80U की डिडक्शन आपको मिलती है वाइल कैलकुलेटिंग योर इनकम। ठीक है, तो आप अपनी जब भी टोटल इनकम निकालते हो तो मिलती है। तो सबसे पहले तो आपके पास होती है ग्रॉस टोटल इनकम। फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से आप माइनस करते हो डिडक्शंस विच इज़ योर अंडर द सेक्शन नंबर 80C से लेके 80U तक। ठीक है, 80C से लेके 80U तक। तो 80C से लेके 80U तक की अभी के लिए तो आपके लिए इतना ही डिडक्शन एप्लीकेबल है, बट येस बाद में चल के इन योर फाइनल्स के अंदर इसकी जो डिडक्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आज 80C की। तो सबसे पहले तो 80C के अंदर ये एप्लीकेबल होती है टू योर इंडिविजुअल्स को। किसको एप्लीकेबल होती है? योर इंडिविजुअल्स को। ठीक है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, तो ये इंडिविजुअल्स को एप्लीकेबल होती है, इंडिविजुअल को एंड योर HUF को। ठीक है, और ये इसके अमाउंट जो है वो 1,50,000 तक का आपको डिडक्शन मिलता है टोटल इन योर 80C के अंदर। अब इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले तो आ जाता है आपका इसके अंदर NSC विच इज़ योर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये अगर आपने सेल्फ अपने स्पाउस का और अपने माइनर चाइल्ड का, क्या सेल्फ स्पाउस और माइनर चाइल्ड के नेम से लेना चाहिए, और इसके ऊपर डिडक्शन पे आपको इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिलता है। तो इसके ऊपर आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको डिडक्शन इन द इंटरेस्ट पे मिल रहा है या फिर उसके प्रिंसिपल अमाउंट पर। तो डिडक्शन के ऊपर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। इन द नेम ऑफ होना चाहिए आपके सेल्फ पे, आपके स्पाउस पे या फिर आपके माइनर चाइल्ड के ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद आपके आ जाएगा PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये जो होना चाहिए आपका किसी के भी नेम पर हो सकता है, योर सेल्फ, योर स्पाउस और योर चिल्ड्रन के। एंड इसी केस के अंदर आपके इंटरेस्ट एज वेल एज योर प्रिंसिपल अमाउंट दोनों के ऊपर आपको क्या मिल जाता है? इस पर डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगी FD विच इज़ योर फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो उसके अंदर एक कंडीशन है कि आपको सबसे पहले तो ये एक बैंक या फिर किसी पोस्ट ऑफिस से ही लेनी पड़ेगी। आप ऐसे भी किसी से नहीं ले सकते हो। तो वेदर यू कैन टेक इट फ्रॉम द बैंक और योर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, और इसके साथ एक और कंडीशन ये है कि आप इसको ना 5 ईयर्स तक इसकी FD होनी चाहिए, तभी आपको ये डिडक्शन मिल पाएगा। 5 साल के अंदर ही अंदर अगर आपने इसको क्लेम कर लिया तो उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपके खुद के नाम पर होनी चाहिए ये आपके खुद के नेम पर होनी चाहिए। किसके नेम पर होनी चाहिए? खुद के नेम पर होनी चाहिए। और इसकी जो मैच्योरिटी होगी ना, मतलब इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, और जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा ऑन द अक्रूवल बेसिस पे। तो मतलब ये बोलना ये चाह रहे हैं कि जिसकी मैच्योरिटी होती है, आपको जो एट द लास्ट पे जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो उसके टाइम पे जो भी आपको मिलेगा वो होगा आपके पास एग्जेम्प्ट। लेकिन जो इसका इंटरेस्ट होगा ना वो होगा क्या? आपका टैक्सेबल होगा ऑन द अक्रूवल बेसिस पे। ठीक है, तो वो क्या होगा? हमारा टैक्सेबल होगा। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल लोन। रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है, हाउसिंग लोन। तो आपको पता होगा कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ा होगा तो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन बोरिंग का जो होता है वो डिडक्शन ले लेते हैं वहीं पर ही। अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी लिया है तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट का क्या हुआ? उसका प्रिंसिपल अमाउंट पर भी आपको डिडक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले तो वो हाउसिंग लोन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करो। इट इज़ फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज़ ओनली, और हाउस प्रॉपर्टी के नाम पर ही होना चाहिए, तो ही आपको उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट पे देखो अलाउेबल नहीं होगा क्योंकि वो आपको ऑलरेडी अंडर द सेक्शन नंबर 24B के अंदर इन द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मिल जाता है। और एक चीज़ को और ध्यान रख लेना कि जो हाउस जो आप परचेज कर रहे हो या फिर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो आपका 5 साल के अंदर हो जाना चाहिए एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जहाँ पे आप हाउस को परचेज कर रहे हो। एंड
अल्टीमेटली ये है कि आपको 5 साल के अंदर इसको परचेज या फिर इसका जो भी कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद आ जाता है द वन ऑफ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ LIP, विच इज़ ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑब्वियसली सेल्फ हाउस एंड योर सेल्फ पर होना चाहिए, स्पाउस पर होना चाहिए और योर चिल्ड्रंस के ऊपर होगा। एंड कंडीशन इसके अंदर ये है, तो मैं इसकी जो कंडीशन है वो यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आपने इफ़ यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड यू आर टेकिंग द पॉलिसी इन 12-13, ठीक है, तो अगर या फिर आप ऐसे कर सकते हो 12-13 ना लिख के आप सिर्फ 12 लिखो, ठीक है। अगर आपने 2012 से पहले 1 अप्रैल 2012 से मैं बात कर रही हूँ, सो 1 अप्रैल 2012 से अगर आपने पहले लिया है तो उस केस के अंदर आपको 20% के रेट से डिडक्शन अलाउेबल होगा। 20% ऑफ वॉट ऑफ योर सम एश्योर्ड, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो 20% ऑफ योर सम एश्योर्ड, और अगर आपने 12 के बाद लिया है तो उस पर आपका आ जाएगा 10% ऑफ योर सम एश्योर्ड। क्या आएगा? 10% ऑफ योर सम एश्योर्ड। देन उसके बाद अगर आप एक दिव्यांग है, मतलब कि आप एक डिसेबल्ड है, तो और अगर आपने 13 से पहले लिया है, मतलब 2013 से पहले लिया है, तो उस केस के अंदर आप अगर दिव्यांग है, यू आर अ डिसेबल्ड, तो उस केस के अंदर 20% की जगह यहाँ पे उन्होंने बोला जाता है कि यार देखो अगर तुमने पहले लिया है तो चलो ठीक है, यहाँ पे भी ऊपर भी 20 दिया तो तुमको भी हम 20 दे देंगे। और क्योंकि तुम दिव्यांग हो, अगर तुमने 13 के बाद भी लिया तो तुम्हें यहाँ पे हम 15% ऑफ द सम एश्योर्ड का डिडक्शन दे देंगे। अब ये सम एश्योर्ड क्या होता है वो मैं आपको वाइल ड्यूरिंग द क्वेश्चन कराते हुए बताऊंगी। वैसे इसके अंदर ये होता है कि सम एश्योर्ड का मतलब होता है वैसे कि जो भी आप पेमेंट करते हो, है ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने कराई है तो जो भी आप पेमेंट करते हो मंथली वाइज वो होता है आपका सम एश्योर्ड। ओके, सो अगर आपका एनुअल प्रीमियम अगर अप टू 10%, 15% या फिर 20%, मतलब कि अगर आपका प्रीमियम जो होता है जो आप पे कर रहे हो मंथली और एनुअली वट एवर द केस में भी, उस केस के अंदर आप 10% है या फिर 20% है या फिर 15% है, तो उस केस के अंदर स्पेसिफाइड लिमिटेड तक है, तो जो अमाउंट रिसीव होगा मैच्योरिटी पे वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है ना, वो आपका हो जाएगा फुल्ली एग्जेम्प्ट, क्योंकि 20% ऑफ द सम एश्योर्ड तक तो आपको क्या दिया जा रहा है, डिडक्शन ही दिया जा रहा है। लेकिन अगर 10%, 20%, 50% से ज़्यादा है, एक्सेस अमाउंट है, इतना तो डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर उतना नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो उसके अंदर आपका प्रीमियम जो होगा वो क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ कम टू द, इसी के अंदर हमारे पास एक और आ जाता है विच इज़ योर, अगर आपने अपने बच्चे के लिए क्या लिया है, ट्यूशन लिया है, और उसकी आपने क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। सो अगर आप पेमेंट कर रहे हो फॉर योर ट्यूशन फीस, आपको पता है कि ट्यूशन फीस की बहुत ही अच्छी इनकम होती है एंड ये बहुत अच्छे लेवल तक आप इसमें अच्छा मतलब ट्यूशन फ़ी चार्ज करते हैं लोग। तो ट्यूशन फीस के अंदर अगर आप सबसे पहले तो आप अपने सिर्फ 2 चिल्ड्रंस का ही डिडक्शन ले पाओगे, और चाहे आप 12th प्लस की स्टडी कर रहे होने चाहिए, मतलब कि यू आर अपियर फॉर द यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या फिर किसी भी अन्य अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो भी हो सकता है, मतलब 12th से इधर भी हो सकता है, 12th से इधर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 12 प्लस ही होना चाहिए। और जितना भी आपको मिलेगा, मतलब वेदर इट इज़ योर कुछ कितना भी अमाउंट होगा वो आपको डिडक्शन पे मिल जाएगा। फिर इसी के साथ साथ आती है एक और चीज़ विच इज़ योर सुकन्या समृद्धि स्कीम। क्या होती है? विच इज़ SSC, जिसको हम बोलते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो ये वाली जो स्कीम के ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है गर्ल चाइल्ड के लिए ये है, और एट द एज ऑफ 21 की ईयर्स के अंदर उसको डिडक्शन मिलेगा, और इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम योर टैक्स, एज वेल एज इस पे प्रिंसिपल अमाउंट भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम योर टैक्सेशन के लिए। और भी अदर एलिजिबल स्कीम्स हैं,
ठीक है, ये बस आप सुन लो कि कौन कौन सी और अदर एलिजिबल स्कीम्स है। इसका नाम याद करने की ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हाँ ध्यान में होना चाहिए। जैसे कि होगी आपके स्टैट्यूटरी और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, अप्रूव्ड सुपरविजन फंड की, यूलिप की, एन्युटी प्लान्स और इंश्योरेंस कंपनी की, अप्रूव्ड इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स की, पावर जनरेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर्स फैसिलिटीज़ की, नाबार्ड बॉन्ड्स एंड योर नाबार्ड नोटिफाइड नाबार्ड बॉन्ड्स होते हैं फॉर द सब्सक्रिप्शंस की। तो ये सारे जो होते हैं सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे आपको रिडक्शन ऑफ 1,50,000 तक का मिल जाएगा। तो आपको इस सारे पर मतलब जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई है इसके ऊपर लिमिट कितनी है, 1,50,000 रुपीज़। मतलब कि चाहे आपको ये मिल रहा हो, चाहे आपको ये मिल रहा हो, चाहे आपको ये मिल रहा हो, चाहे कितना भी मिल रहा हो, आपको सिर्फ 1,50,000 तक की डिडक्शन ही मिलेगी। तो मैंने क्या क्या बताया इसके अंदर, NSC बताया, इसमें PPF बताया, FD बताया, रिपेमेंट ऑफ योर प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, LIP हो गया यानी लाइफ इंश्योरेंस, फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गया, योर पेमेंट फॉर द ट्यूशन फीस एंड योर अदर एलिजिबल स्कीम्स। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वेदर आपको रिडक्शन जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट पे मिल रहा है या फिर प्रिंसिपल अमाउंट पे मिल रहा है। NSC के केस के अंदर डिडक्शन सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलेगा, सॉरी इंटरेस्ट पे मिलेगा, एंड PPF के केस के ऊपर इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल पे दोनों पे मिलेगा। FD के केस के अंदर आपका जो मेच्योरिटी होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, बट योर इंटरेस्ट इज योर टैक्सेबल होगा, मेच्योरिटी इज एग्जेम्प्ट होगा। रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर फुल डिडक्शन मिल जाएगा ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। LLP के केस के अंदर 20% ऑफ द सम एश्योर्ड होगा, इन केस अगर 12 से पहले लिया, अगर बाद में लिया तो 10%। और 2013 के अंदर इफ़ यू आर डिसेबल्ड 13 से पहले लिया तो 20%, 13 के बाद लिया तो 15% हो जाएगा। पेमेंट कर रहे हो फॉर द ट्यूशन फीस के लिए तो फुल्ली डिडक्शन अलाउेबल हो जाएगा। फिर इसके अंदर हमने SSC देखा था विच इज़ सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर, इसके अंदर प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों ही एग्जेम्प्ट मतलब डिडक्शन अलाउेबल हो जाएगा, और कोई भी एनी अदर स्कीम्स है उसके ऊपर भी आपको फुल डिडक्शन अलाउेबल हो जाएगा। सो आई थिंक इट इज़ अ क्वाइट ईजी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये वाला स्कीम। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्कीम के ऊपर। यस तो अभी मैं आपको एक और स्कीम और बताती हूँ विच इज़ द 80CCC। ठीक है, सो ये जो स्कीम है वो मिलता है फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड। देखिए यहाँ पे फंड है, यहाँ पे पेंशन स्कीम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं पेंशन फंड की बात कर रही हूँ। तो ये जो पेंशन फंड है इसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलता है एट द रेट ऑफ 1,50,000 रुपीज़ के ऊपर। जब भी आपको रिसीविंग पेंशन फंड होती है, जब भी आपको पेंशन रिसीव होते हैं तब आपको 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिल सकता है, और सरेंडर करना पड़ेगा आपको बिफोर मैच्योरिटी डेट और एन अकाउंट ऑफ पेंशन। मतलब कि आपका जो मैच्योरिटी होना से पहले जो है वो आपको सरेंडर हो जाना चाहिए और ऑन द अकाउंट ऑफ द पेंशन पे। यानी अगर कोई भी आपको अमाउंट रिसीव होगा पर SSC या फिर उसके नॉमिनी को, और कोई भी अकाउंट के अंदर सरेंडर हो रहा है बिफोर मैच्योरिटी से पहले अगर आप कर रहे हो अकाउंट ऑफ पेंशन, तो टैक्सेबल हो जाएगा उसके हैंड में। तो मतलब आपको मैच्योरिटी से पहले पैसा नहीं निकालना है, मैच्योरिटी के बाद ही निकालना है। मैच्योरिटी से पहले निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा उसी नॉमिनी उसी SSC के हाथ में इन द ईयर जिस ईयर के अंदर उसने वो पेंशन फंड को रिसीव किया है। और किसके अंदर टैक्सेबल होगा अगर बिफोर ले लो तो अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे, क्योंकि इट इज़ नॉट एन बिजनेस इनकम, इट इज़ नॉट इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, PGBP की भी नहीं है, तो सैलरी भी नहीं है, तो ये किस में जाएगा, IFOS में जाएगा। पेंशन फंड की इनकम अगर आपने बिफोर मैच्योरिटी लिया, अगर आफ्टर मैच्योरिटी लिया तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। I think it is clear to you all. Okay. Now come to the another deduction जो हमारी आज की डिडक्शन होगी लास्ट, विच इज़ योर 80CCD। क्या होता है 80CCD? ये होती है हमारी नेशनल पेंशन स्कीम पर। ऊपर वाला था पेंशन फंड, दिस इज़ योर नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, सो ये डिडक्शन जो होता है ना वो ये अवेलेबल होता है ऑब्वियसली, अगर आप इंडिविजुअल हो तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब कितना होगा वो मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर क्या होता है ना, इसमें कुछ तो
कंट्रीब्यूशन करता है हमारा एम्प्लॉयर और कुछ जो होता है वो कंट्रीब्यूशन करता है हमारा एम्प्लॉय। तो जो एम्प्लॉयर होता है उसको भी कुछ डिडक्शन मिलता है और जो एम्प्लॉय पेमेंट करता है उसके ऊपर भी उसको क्या डिडक्शन मिलता है। तो इसमें क्या डिडक्शन मिलेगा, अगर एम्प्लॉयर है तो उस केस के अंदर उसको डिडक्शन मिलेगा 10% ऑफ द सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। और जो भी एम्प्लॉयर का क्या होगा, कॉन्ट्री होगा, क्या होगा, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री होगा 10% ऑफ द सैलरी। अगर आपका एम्प्लॉई क्या है, नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो 10% की जगह क्या हो जाएगा, 14% हो जाएगा। ठीक है, और एम्प्लॉयर का खुद का कंट्रीब्यूशन इनमें से जो भी क्या होगा, लीस्ट होगा, क्या होगा, जो भी इसमें से कम होगा वो आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉई के केस के अंदर हमारे पास आ जाएगा कि इसका खुद का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, एक तो ऑन कॉन्ट्री 10% ऑफ द सैलरी एंड येस ऑफ कोर्स 1,50,000 विच एवर इज़ योर लोअर। तो ये आपको समझ में आ गया, इनमें से जो भी लोअर होगा वो होगा जाएगा आपका डिडक्शन। एक चीज़ को और ध्यान रख लेना, सैलरी के डेफिनेशन के अंदर, सैलरी के अंदर आती है आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए जो होगा वो आपका इन टर्म्स में होना चाहिए, बेसिक सैलरी और डीए का इन टर्म्स में होगा। और ये जो बात एम्प्लॉयर की बताई गई है वो बताई गई है अंडर द सेक्शन नंबर 80CCD2 और ये बात कही गई है 80CCD1। ठीक है, तो ऐसा बोला जा सकता है कि मतलब ऐसा ध्यान में रखने के लिए आप कर लो। ओके, एडिशनल पॉइंट है कि 80CCD(IB) के अंदर बोला गया कि आप एडिशनल डिडक्शन भी ले सकते हो, 50,000 रुपये तक का आप एडिशनल डिडक्शन भी ले सकते हो। ऑब्वियसली बात है कि जो 50,000 रुपये है ना, ये आप नेट अमाउंट तक, मतलब कि अल्टीमेटली जैसे कि आपने इसी के अंदर कुछ डिडक्शन ले लिया, जैसे 1,50,000 के अंदर ही 50,000 तक का डिडक्शन है, उसके अंदर इंक्लूडेड है। सीलिंग अमाउंट इज योर 1,50,000 रुपीज़। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा 50 का नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा मान लो कि ये है, ठीक है, आपको इतना तक डिडक्शन मिल सकता है और लेकिन आपको इतना मिल सकता है, लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना बोला गया कि क्या इतना मिल सकता है। मैं आपको एज एग्जांपल बता रही हूँ कि आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको क्या इतना डिडक्शन मिल सकता है, तो मुझे पता है कि मैं इतना ले सकती हूँ, इतना नहीं, सिर्फ मैं इतना ही लूँगी, तो मतलब ये भी तो मैं ले ही सकती हूँ ना। अल्टीमेटली बोला गया है कि पूरी सीलिंग लिमिट है 1,50,000 रुपीज़। अब वो बोल रहे हैं कि सिर्फ 50,000 रुपये, क्वेश्चन में बोल रखा है कि सिर्फ 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा। मैं कहूँगी हाँ मुझे 1,50,000 तक एप्लीकेबल है तो मैं 50,000 तक का भी ले सकती हूँ, इट्स ओके। तो वो कह रहे हैं कि एडिशनल 50,000 तक का भी और ले सकते हो, मतलब और 50,000 तक का ले सकते हो, जिसकी सीलिंग लिमिट के 1,50,000, मतलब 50 क्या हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। मतलब कि मैं 50,000 का भी और ले सकती हूँ अगर मैं कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती हूँ तो, ठीक है, एडिशनल डिडक्शन ले सकती हूँ। ठीक है, होना मेरे इसी गोले के अंदर चाहिए, इस गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए, वो होना मेरे इसी गोले के अंदर ही चाहिए। अगर मान लो कि आपने भाई पेंशन स्कीम कराई है ना, और आप भाई अब मन नहीं है, आप चाहते हो कि अब वो आपको मिल जाए पैसा, अमाउंट आपको क्या हो जाए, वो मिल जाए, तो आपका जो होगा, अगर आप करना चाहते हो तो आपका जो अमाउंट होगा एनपीएस का, उसके इंटरेस्ट के साथ आपका एग्जेम्प्ट होगा अप टू द 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। तो मतलब कि अगर आपने समय से पहले निकाल लिया तो आपका 60, एक सेकेंड, इफ द इंडिविजुअल चूजेस टू क्लोज, अच्छा ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सॉरी ये वाला पॉइंट नहीं है, अगर एम्प्लॉयर जो है वो चूज़ कर रहा है कि अब वो अपना एनपीएस का अकाउंट जो है वो बंद कराना चाहता है परमानेंटली, तो उसका जो 60% ऑफ द अमाउंट जो भी उसको मिलेगा वो क्या होगा, उसका एग्जेम्प्ट होगा, फिर वहाँ पे आपको 100% नहीं मिलेगा। लेकिन इन केस अगर मैं कुछ ही पैसा निकलवाना चाहती हूँ और कुछ पैसा नहीं निकलवाना चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे अभी ज़रूरत है तो मुझे इतना ही मिल जाए,
तो मेरा अगर आपने ड्रॉ करा है सिर्फ 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन, तो अगर आपने सिर्फ 25% तक अमाउंट निकाला है ना जो भी आपका पेंशन स्कीम का था, तो 25% तक का आपको क्या हो जाएगा, वो डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब 25% तक यू आर अलाउेबल टू विड्रॉ द सच अमाउंट, तो वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके अलावा आपका टैक्सेबल होगा। तो आई थिंक आपको 80CCD का समझ में आ गया होगा। 80CCD1 एम्प्लॉय का डिडक्शन, एम्प्लॉय के कॉन्ट्री पे कितना डिडक्शन मिलेगा, और 80CCD2 कि एम्प्लॉयर के कॉन्ट्री पे कितना डिडक्शन मिलेगा। 10%, 1,50,000 खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन, 10% और खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय, ये सिर्फ 14% वाले इसी केस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉयर की बात होती है। एम्प्लॉयर बोलते हैं कि अगर मेरा एम्प्लॉई का जो गवर्नमेंट है तो 14% होगा, अदरवाइज 10% होगा। सैलरी के अंदर आपका बेसिक सैलरी और DA का फॉर्मिंग पार्ट आ जाएगा। 50,000 तक का आपका एडिशन डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन अप टू द सीलिंग लिमिट। अगर आप NPS का बंद करा तो 60% ऑफ द अमाउंट आपको एग्जाम्प्ट होगा। 25% तक अगर आप निकाल रहे हो पैसा तो हम उसको अलाउेबल कर देंगे, कहेंगे कोई बात नहीं। सो आई थिंक इतना आपको रिवाइज करना है जितना भी मैंने आपको कराया है। एंड येस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे आपको मिलेंगे और भी सारे डिडक्शंस। एंड येस, if you like it, do not forget to hit the like button, share and subscribe my channel.